हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी साइंस की 4th क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी 5th क्लास है। आगे भी आपको अगर क्लासेस चाहिए, ऐसी ही वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे चलते हैं हम अपनी 5th क्लास की ओर। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। ये तो इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा क्यों नहीं रखे जाते। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। ओके, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हम देख सकते हैं। प्रयोग करते हुए सही परिमाणों की प्राप्ति पर, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, संक्षिप्त परिभाषा और उत्तर पर। तो इसमें क्या होगा, संक्षिप्त परिभाषा और सही उत्तर पर। ये तो वैसे ही गलत है। इन 3 में से क्या होगा, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने पर आरेख बनाना गलत है। सही परिमाणों की बात हो रही है, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं की ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है। तो कौन सा यौगिक बनेगा, वो है हमारा धातु लवण। क्या है, धातु लवण। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। वो क्या है हमारा, एमाइलेज या टाइलिन। आज की क्लासेस हम ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। ओके गाइस, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पादन करता है, वो है क्या है, कंठ। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस। कहाँ पे होता है नियंत्रित, हमारे जो तापमान बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी में नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में। भोपाल गैस त्रासदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस है, क्या है वो, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको रट लेना है, हमेशा हमेशा के लिए रट लेना है, क्योंकि ये चाहे आप बीटी से कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, चाहे कोई सा भी टेट कर रहे हो, कुछ भी, तो उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। वो है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, 1984 में। ओके, कौन सा कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचक जीवाणुओं सेल्यूलोज को रेशों से परिवर्तित कर देते हैं। सेल्यूलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ठीक होगा, इसमें ये वाला क्वेश्चन ठीक है, सी। मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। क्यों, सेल्यूलोज मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं गाइस। सेल्यूलोज जो होते हैं वो मोस्टली वुडन में पाए जाते हैं। जो वुडन चीज़ होती है उसमें पाए जाते हैं, जैसे दीमक उमक, इसे ने आसानी से पचा सकते हैं। ओके, मानव में पाए जाते हैं। ये 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, तो आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ओके, यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ठीक है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट ये क्या है, पौधे में बहुत से अणु मिलकर पॉलीमर बन जाते हैं, ये पौधे में पाया जाता है। ओके गाइस, आधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। शिक्षण कौशलों के एकीकरण का अर्थ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना, एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना। जहाँ उपयुक्त क्वेश्चन आ गया तो भैया ये तो पॉजिटिव है, सबको पता है। एक पाठ में अधिक ही नेगेटिव है,
उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नेगेटिव है। एक पार्ट में सभी भी नेगेटिव हैं, तो उपयुक्त क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हमें बिल्कुल वही इसी तरीके से देखना है, क्या हमारा पॉजिटिव आ रहा है इस लाइन में, क्या नेगेटिव आ रहा है। सभी को पता है अगर एक पार्ट में हम सभी तरह की चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, जो उपयोगी चीज़ है वही होनी चाहिए, अधिक चीज़ें भी नहीं कर सकते, और उपयुक्त में से कोई नहीं है तो होगा ही नहीं, तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ, तो इसमें क्या है, हमें इसमें निकालना है क्या है, इसमें प्रेक्षण देखना है और निष्कर्ष निकालना है। तो क्या होगा, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों से अधिक चाल से गमन करती है। तो इसमें हमें प्रेक्षण बताना है और निष्कर्ष बताना है। मतलब प्रेक्षण हो गया एक तरह का क्वेश्चन, और उसके बाद हो गया आंसर, उसके दो चीज़ होंगे। तो इसमें क्या होगा, ए प्रेक्षण हो जाएगा और बी और सी निष्कर्ष हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि बी और सी की जो दोनों चीज़ें हैं वो ए में इंक्लूड हैं। इस तरह से आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। तो ये क्या है, जो दोनों इसमें कवर हो रहे हैं। तो आप आंसर देख सकते हैं इसका, ए प्रेक्षण है तथा बी और सी निष्कर्ष है। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, ये सबको पता है। वो क्या है, स्कर्वी, क्योंकि स्कर्विक से स्कर्वी होता है। मार्श गैस है, मार्श गैस किसको कहते हैं हम, मीथेन को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मार्श गैस हमेशा मीथेन होता है। मार्स से मार्श, मार्स से मीथेन, ये आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। CH4 इसका रासायनिक नेम है। धान की खेत से और जुगाली करने वाली पशुओं से मीथेन गैस निकलती हैं। ये नोट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर सेकंड जो होता है साइंस का लेवल हार्ड आता है। डीप क्वेश्चंस से अब पूछे जाते हैं, ओवरव्यू से कुछ नहीं पूछा जाता। आप सभी को डीप नॉलेज होनी चाहिए। जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उन पॉइंट्सों को अच्छे से नोट कर लीजिए। सिर्फ मीथेन गैस से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ मार्स गैस से काम नहीं चलने वाला। आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मीथेन गैस कहाँ से रिलीज होती है, कहाँ से निकलती हैं। ओके गाइस, तो धान की खेत से निकलता है और जुगाली करने वाले पशुओं से निकलती है मीथेन गैस। कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषयों में सत्य है। अभी मैं बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, आगे आपको डीप क्वेश्चंस मिलेंगे, लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको बस मेहनत करनी है और फर्स्ट अटैम्प्ट में साइंस का पेपर क्लियर करना है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है। इसमें हमारे क्या है, 3 ऑप्शन हैं। तो इसमें क्या होगा, सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, शिराएं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं होती क्या है, मोस्टली हमारी जो नसें होने की बात की जा रही हैं, तो शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर मॉडल पेपर देख लिया या पुराने प्रीवियस पेपर देख लिया हम साइंस क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अब मॉडल पेपर से काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ से डीप से पूछा जाता है, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो पढ़ना तो पड़ेगा। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। क्या है, पहले क्या होता है, हमारा कृंतक होते हैं। कृंतक क्या होते हैं, नुकीले से होते हैं, ऐसे नहीं, सॉरी, कृंतक होते हैं आगे के जो चूहे जैसे दो दांत होते हैं। फिर हृदनक होते हैं साइड वाले, फिर अग्र चवर्णक होते हैं, फिर चवर्णक होते हैं। ये लास्ट वाले, जो सबसे लास्ट वाले जो मोटे मोटे होते हैं ये होते हैं। आगे के जैसे कुतरने वाले कृंतक होते हैं। फिर उसके साइड से जो पेने से ऐसे वैसे नुकीले से होते हैं साइड में, हृदनक होते हैं। फिर अग्र चवर्णक होते हैं, फिर चवर्णक होते हैं। ओके, ये 4 पार्ट्स हैं। कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जो काले पड़ जाते हैं। इतने सारे खाद्य पदार्थ हैं, तो उनमें से कौन सा सही होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया तो आंसर किसी को पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपने आंसर देख लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। उबले और पिसे आलू,
आलू क्या होता है, आपने बॉईल करके रख दिया, उसे कुछ देर रख दो, वो हार्ड से भी हो जाएंगे, वो काले भी पड़ जाते हैं। ठीक है। उबले और चबाए हुए चावल, ये तो बिल्कुल नहीं, चावल वाइट ही रहते हैं। रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, तो ये तो बिल्कुल ही काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ब्रेड को रख देते हो तो कुछ टाइम बाद वो उसमें फफूंदी से काले काले से आ जाते हैं, तो काला हो जाता है। चीनी नहीं, वाइट रहता है। नारियल का तेल, ये भी वाइट रहता है। तो इसमें ये नहीं होगा, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड होगा। ओके। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो हमारे पास क्या है, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से क्या है, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में समझ हो। क्या बालक को अर्थपूर्ण ढंग से, क्या बालक को व्यक्त करने में समझ हो? गलत है ये। इसमें विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाता है। सिर्फ विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान ही अर्जित करवाता है? नहीं, ये भी गलत है। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में, आसान जीवन तो बिल्कुल गलत है। और डी क्या, विज्ञान बालक का कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें, ये बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो उसकी फ्यूचर के लिए होती हैं, ना कि उसको खुद को व्यक्त करने के लिए, ना तो हमें उसको वैज्ञानिक बनाने के लिए होता है, ना उसे आसान जीवन देने के लिए। उसको रोज़मर्रा की चीज़ों में जो आने वाली परेशानी है, विज्ञान उसको दूर करता है, उसको तैयार करता है, बालक को मोटिवेट करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है, देख सकते हैं हम। अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। क्यों? क्योंकि एक अधिगम जो है, हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। तो पॉजिटिव वर्ड क्या है, हमें सबको पता है कि जो अधिगम है ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। आपको कुछ ना समझ में आए, क्वेश्चन लाइनें बहुत टफ हो रही हैं, तो गिने चुने जो टैग वर्ड्स हैं, वो टैग वर्ड्स अगर आपको अधिगम दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव लाइन है, जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था अभी, तो उसमें क्या लिखा था कि बच्चों को तैयार करना, तो फ्यूचर के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, तो ये भी पॉजिटिव लाइन है। तो हमें ये क्या, अधिगम हमारा टैग वर्ड है पॉजिटिव, तो हम इसको लगा देंगे, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य। ओके। हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो क्या होगा, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, ये नेगेटिव है। प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है ये भी, बट उतना नहीं है, क्योंकि सिर्फ बच्चे अनुशासन बनाए रहने के लिए स्कूल नहीं जाते। विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, अवसर जो है बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डी को टिक कर देंगे। ओके। मानव के लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? तो मानव में गुणसूत्र होते कितने हैं? 46। ये तो सबको पता है, और सबने जो साइंस के क्वेश्चन बीएड बीटीसी जो बच्चे करते हैं उनको स्टार्टिंग से पता होता है, ये चीज़ पढ़ाई जाती है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती हैं। होते कितने हैं ये? 23 पेयर्स में होते हैं। ओके। तो XX फीमेल होता है, XY मेल होता है, तो ये दोनों होते हैं। तो X और XY दोनों मिलके 46 होते हैं, और 23 पेयर्स होती हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।